हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जो हमारी क्लासेस है वो ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम 4th लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने वो 3 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर पहले उनको देखिए। उन लेक्चर का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन था, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर हमको इसके जो PDF है, जो इसका लिंक है वीडियो का, वो नहीं मिल पाता है। तो हमने क्या किया है, आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम तीनों लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों, अगर कोई आपका फ्रेंड दूसरी ब्रांच अदर ब्रांचेस में भी है, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और IT CS, जितने भी कोर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके कोई भी छात्र हैं, तो बच्चों आप इस चैनल को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना इस कोरोना प्रोटोकॉल में अपना कोर्स कवर कर लें। और बच्चों, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। बच्चों, जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे उसका अगर PDF आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे जो हमारा प्रतिरोध है उसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बच्चों, ये हम थर्ड उसका टॉपिक लेकर आए हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा श्रेणी और समांतर संयोजन है वो किस टाइप का है। तो बच्चों, अगर हम बात करें श्रेणी की, तो श्रेणी में आपने क्या कहा था कि कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए सिंगल पाथ अवेलेबल हो, उसको आपने बोल दिया था श्रेणी क्रम। अगर समांतर क्रम की बात करी थी बच्चों, तो आपने जस्ट अपोजिट इसका बोला था कि समांतर क्रम में क्या था, जो विद्युत धारा है उसको फ्लो होने के लिए एक सिंगल पाथ ना मिलकर मल्टीपल पाथ वहां पर मिल रहे थे। तो इस प्रकार के परिपथ को, नेटवर्क को आपने बोल दिया था समांतर क्रम। बच्चों, अगर बात करें हम श्रेणी समांतर की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध होगा, हमारा जो संयोजन होगा वो ना ही पूर्ण रूप से समांतर कनेक्शन होगा। मीन्स श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होगा, या फिर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन नहीं होगा। इन दोनों का मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम अगर बात करें कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की, तो अगर हम एक नेटवर्क को ड्रॉ करें तो बच्चों यहाँ देख लीजिए, अगर हम इस वाली ब्रांच की बात करें तो ये वाली जो ब्रांच हम बना रहे हैं, तो ये जो प्रतिरोध कनेक्टेड है तो बच्चों ये समांतर क्रम में हो गए। अगर हम इसके जस्ट आगे एक प्रतिरोध और लगा दें तो ये वाली पूरी नेटवर्क जो है, ये पूरा नेटवर्क जो है वो इस वाली, अगर हम ब्रांच की बात करें, इस सर्किट की बात करें, तो ये सर्किट हमारा समांतर क्रम में हो गया। और अगर हम इस वाले नेटवर्क की और इस वाले नेटवर्क की बात करें बच्चों, तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। तो बच्चों, इस टाइप का कोई अगर परिपथ होगा जिसमें हम श्रेणी और समांतर दोनों यूज करने वाले हैं, तो उसको हम बोल देंगे श्रेणी समांतर क्रम। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसके थ्योरी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा परिपथ जो पूर्ण रूप से ना तो श्रेणी क्रम में हो और ना ही समांतर क्रम में हो, बल्कि श्रेणी समांतर दोनों में हो, तो इस प्रकार के परिपथ को श्रेणी समांतर क्रम परिपथ कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर वही बात आई कि अगर हम बात करें जो हमारा परिपथ है ना तो पूर्ण रूप से श्रेणी क्रम में है, ना ही पूर्ण रूप से समांतर क्रम में है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी परिपथ आपका बनेगा तो आप उसको सिंपल बोल दोगे कि ये श्रेणी समांतर परिपथ है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस प्रकार के परिपथ में सर्वप्रथम समांतर परिपथ को हल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक नेटवर्क ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये नेटवर्क है यहाँ पर आपका, तो अगर हम इस वाले ब्रांच की बात करें या इस सर्किट की बात करें बच्चों, तो एक सेकेंड बच्चों, अगर इस वाले सर्किट की बात करें, हम इस वाले की पहली वाली नेटवर्क की, मान लीजिए आपके 3 प्रतिरोध समांतर में कनेक्टेड हैं। तो अगर हम पहले वाले की बात करें बच्चों, ये यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज हो गया। बच्चों, अगर हम पहले वाले की बात करें, ये तो ये है आपका समांतर क्रम। तो अगर इस टाइप का कोई भी मल्टीपल अरेंजमेंट का कोई भी आपका सर्किट होगा, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो समांतर क्रम संयोजन है या फिर जो समांतर में परिपथ है उसको सॉल्व करोगे। तो अगर हम इस वाले अरेंजमेंट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस वाले प्रतिरोध के श्रेणी में कनेक्टेड हो जाएगा, और इस प्रकार से हम टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यही सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए कि इस प्रकार के परिपथ में सर्वप्रथम समांतर परिपथ को हल किया जाता है, तथा इस प्रकार समांतर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी में लगे प्रतिरोध की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है, और श्रेणी परिपथ
बन जाता है, फिर श्रेणी क्रम को हल कर लिया जाता है। बच्चों जैसा अभी आपने देखा कि अगर हम इस नेटवर्क की बात करें, इस वाले पॉइंट से जस्टिफाई करें इस नेटवर्क को, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ देखिए आप, ये वाला जो परिपथ है ये हमारा है समांतर क्रम। बच्चों अगर इस वाले की बात करें तो ये वाला और ये जो समांतर क्रम है ये दोनों हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। अब हम ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो हम इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन निकाल कर और अपना जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों अगर बात करें कि हम इस वाले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार से, तो देख लीजिए यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया कि जो हमारा जो परिपथ है हमने क्या किया, 3 प्रतिरोधों को एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा R1 R2 R3 है वो क्या है, एक दूसरे से R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा एक जगह पर इंटरकनेक्टेड है। इसी प्रकार बच्चों R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा तथा R3 का दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध हमारे कनेक्टेड होंगे उनका पहला सिरा कॉमन रहेगा और उनका दूसरा सिरा भी कॉमन रहेगा, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो इस प्रकार के अगर प्रतिरोध हम जुड़े हुए हैं तो उसको हम आंखें बंद करके बोल देंगे क्या, कि ये समांतर क्रम संयोजन है। बच्चों अगर नेक्स्ट की बात करें, जस्ट इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेक्स्ट जो हमारा प्रतिरोध है उसको R4 हमने यहाँ पर मान लिया। R1 R2 R3 ये तो हमारे हो गए समांतर क्रम में। हमने क्या किया, एक प्रतिरोध और कनेक्ट किया और इसको हमने बोल दिया, इसके जस्ट सीरीज में कनेक्ट कर दिया और सीरीज के कनेक्शन की वजह से यहाँ पर हमको ये फॉर्म हो गया सीरीज कनेक्शन। तो बच्चों अगर बात करें इस वाले प्रतिरोध की, चौथे वाले प्रतिरोध की, तो चौथा वाला जो प्रतिरोध है वो हमारे इस वाली ब्रांच के श्रेणी में कनेक्टेड है। बच्चों अगर बात करें हम कि समांतर क्रम की, तो आपने इससे पहले देखा था कि जो समांतर क्रम है उसमें जो धारा है उसका मान डिफरेंट होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी धारा यहाँ से कितनी निकल रही है, I जा रही है और यहाँ पर I 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, I1 I2 I3 में। ठीक, अगर बच्चों बात करें नेक्स्ट प्रतिरोध की या नेक्स्ट वाले की जो हमारा श्रेणी में कनेक्टेड है, तो यहाँ से हमारी I करंट जा रही है और बच्चों यहाँ भी हमको I करंट ही मिलना है, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें करंट की, तो जितना आप करंट एक वायर से फ्लो करोगे उसके आउटगोइंग पर या फिर आउटगोइंग सिरे पर उतना ही करंट आपको प्राप्त होगा जितना यहाँ से आपने उसको दिया है। ये तो था बच्चों डायग्राम। उसके आगे अगर हम बात करें कि जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारा ये वाली ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है बच्चों, ये वाली, तो इसको आपने क्या बोल दिया, ये आपका है ये वाला आपका समांतर क्रम है और ये है आपका श्रेणी क्रम। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट अगर हमने मान लिया E, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध हमने E मान लिया, तो सेकंड वाले को देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है तो वो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, RE हो गया, और जो RE है वो R4 के सीरीज में कनेक्टेड हो गया। तो अगर हम यहाँ से बच्चों टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू RE प्लस R4, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों अगर इसके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इसका देख लीजिए, अगर हम इसके परिबद्ध समांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पर क्या था आपका, फॉर पैरेलल कनेक्शन, जो पैरेलल कनेक्टेड सर्किट था उसके लिए है बच्चों ये। तो पहला इसमें 2 सर्किट थे, एक था हमारा पैरेलल में कनेक्टेड था और दूसरा हमारा सीरीज में कनेक्टेड था। बच्चों अगर बात करें पैरेलल कनेक्टेड सर्किट की, तो पैरेलल कनेक्टेड जो सर्किट है उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो देख लीजिए यहाँ पर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया और तुल्य प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला पता है। अगर हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में बच्चों हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों यही हो जाएगा R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो अगर हम इस वाले की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो हमने इसको E से डिनोट कर दिया है, इसको हमने मान लिया RE। तो बच्चों अगर इसके रिलेशनशिप की इसके हम जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमको प्राप्त हुआ या फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या प्राप्त किया, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम तीनों ही आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, R1 R2 R3 क्या हो गया, एलसीएम आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट की पहले वाले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहले वाला R1 जो रेजिस्टेंस है उसके अगर हम 1 पर सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R2 R3, यहाँ पर बच्चों आएगा R1 R3, बच्चों यहाँ पर आएगा R1 R2। ठीक, R1 R2, यहाँ पर है आपका R1 R3, यहाँ पर है आपका R2 R3। ठीक, तो अगर बच्चों हम फाइनलाइजेशन की बात करें इसकी कि 1/, ये तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1/R E की है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की है 1/, की।
तो अब हम क्या करेंगे, हमको आर ए की वैल्यू फाइंड करना, तो हमने क्या किया, इधर भी वैल्यू पलट दी और इधर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेरिवेशन आया उसको हमने पलट दिया। अब हम जब इसको पलट रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमको मिल गया आर ई इक्वल टू आर ई बराबर R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, या ऐसे लिख लीजिए, या फिर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या बच्चा बच्चों, यहाँ पर बच्चा आपका R2 R3, यहाँ बचा R1 R3, यहाँ बचा R1 R2। जस्ट इसको हमने क्या किया, इसको पलट लिया गया दोनों साइड। जब हमने इसको पलटा दोनों तरफ, तो हमारी जो वैल्यू है RI की वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। बच्चों अगर हम यहीं पर तुल्य प्रतिरोध, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, RT इक्वल टू RE प्लस R4। बच्चों ये हो गया हमारा क्या, तुल्य प्रतिरोध। RT बराबर RE प्लस R4। क्यों, क्योंकि बच्चों ये वाला है, ये वाला जो प्रतिरोध है यहीं पर, इसीलिए मैंने बना दिया, जो आपका नेटवर्क है उसको इसीलिए बना दिया कि कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला जो नेटवर्क है बच्चों, ये हमारा समांतर क्रम था, जिसकी वैल्यू ये है, इतनी आ चुकी है, और ये वाला हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों क्या होगा बच्चों, दोनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला पता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उन सबको ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा RT इक्वल टू RE प्लस R4। फिर हमने क्या किया, RE की वैल्यू पुट कर दी बच्चों। यहाँ से हमने क्या किया, RE की वैल्यू पुट कर दी। RE की वैल्यू जो है ये वाली, ये हमने यहाँ पर लगा दी, और प्लस R4 हमारा यहाँ हो गया। ये हमारा फाइनली बच्चों जो हमारा रिलेशनशिप है वो आ चुका है, जो हमारा डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम ओम का नियम लगाएं, अप्लाई करें बच्चों, अब ओम का नियम लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ओम के नियम लगाने की ये ज़रूरत पड़ रही है बच्चों कि हमने क्या किया, हम यहाँ पर हमने ओम्स का नियम अप्लाई किया, और हम क्या कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो बच्चों अगर हम टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, B इक्वल टू IRT। बच्चों यहाँ RT की जो वैल्यू है वो टोटल रेजिस्टेंस ये वाला आ जाएगा, और जो वैल्यू है करंट की वो टोटल करंट जो हमने अप्लाइड की थी वो आ जाएगी, और यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज के बराबर हो जाएगा ये, ठीक। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो जो R की वैल्यू है वो B के अपॉन में चली जाएगी, और जब B के अपॉन में जाएगी R की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू B अपॉन RT, ठीक। इस प्रकार बच्चों अगर बात करें हम इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर हम बी की बात करें, तो बी क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज है, जो आपने सप्लाई किया है, जो आपने अप्लाई उसको दिया है, वो आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। और आरटी की अगर वैल्यू की, आरटी की बात करें बच्चों, तो आरटी जो है वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। बच्चों अगर नेक्स्ट आगे की बात करें कि इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये तो था उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया, कैसे हमने टोटल करंट को निकाला। अगर हम बात करें प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस विभवांतर, मतलब प्रत्येक ब्रांच या प्रत्येक वोल्टेज के अक्रॉस अगर हम विभवांतर की बात करेंगे बच्चों, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों। अगर हम बात करें प्रतिरोध R1 की, तो R1 में जो हमारी धारा का मान है वो क्या हो जाएगा, I1 बराबर BAB अपॉन R1। बच्चों अगर बात करें हम R1 R2 R3, तो तीनों ब्रांच जो हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आप देख पा रहे थे कि उस इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो था आपका BB। कैसे था, यहाँ एक आप देख लीजिएगा, जो आपने पहले बनाया है नेटवर्क, उसमें कुछ इस तरह से था बच्चों। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका A था, और ये वाला बच्चों था B। तो बच्चों समांतर क्रम में आपने कहा था कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा AB। अब बच्चों AB हो जाएगा, तो ये जो AB है वो R1 के भी अक्रॉस है, R2 के भी अक्रॉस है, और R3 के भी अक्रॉस है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, यहाँ पर R1 का प्रतिरोध जो है वो होगा VAB अपॉन R1। अगर हम सेकंड की बात करें बच्चों, सेकंड जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान क्या होगा, I2 इक्वल टू BAB अपॉन R2। अगर हम थर्ड वाले की बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा VAB अपॉन R3। ये था बच्चों हमारा फाइनलाइजेशन की, हमने जो करंट की वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट किया है। अगर हम फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें, कि फोर्थ रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों। अगर हम 4 रेजिस्टेंस की बात करें, ये तो थी हमारे जो ब्रांच हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है उसके लिए हमारी करंट आ गई। अगर हम बात करें जो हमारी तीसरी ब्रांच कनेक्टेड है, जो हमारी श्रेणी में कनेक्टेड है, तो अगर हम श्रेणी का प्रतिरोध की बात करें बच्चों, तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, तो फोर्थ वाले के बीच जो विभवांतर की वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों, उसके जस्ट आगे क्या था, जो चौथा प्रतिरोध था बच्चों, वहाँ पर कुछ इस प्रकार था, R इस प्रकार था, और यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगे हुए थे। इनसे अब आपको मतलब नहीं रहा, यहाँ पर था बच्चों B और यहाँ था C।
तो अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट के बीच का यहाँ का वोल्टेज की बात करें तो यहाँ का जो वोल्टेज है बच्चों वो BC हो जाएगा। अब जब BC हो गया तो आपने क्या किया, R4 की वैल्यू अगर हम आप रेजिस्टेंस चौथे रेजिस्टेंस की बात करेंगे, R4 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I4 इक्वल टू BBC अपॉन R4। ये था आपके फोर्थ प्रतिरोध के लिए बच्चों। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम बच्चों। अगर हम आगे देखें तो कुछ न्यूमेरिकल हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया है बच्चों, देख लीजिए। दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए कुल प्रतिरोध, परिपथ की धारा, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा। बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, पहले तो आपको ज्ञात करना है इसमें बच्चों, पहला आपको निकालना है कुल प्रतिरोध, फिर निकालना है आपको कुल धारा, फिर निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध की धारा। बच्चों इस जो मैं दो आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है उसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देना है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ, नाम के साथ, अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ, सिटी के साथ आपको लिखना है बच्चों। अगर बात करें बच्चों, मैं बता दूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर बच्चे पहले वाले की बात करें कि आपको पहला निकालना है, पहला क्या है इसमें, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल है। पहला आंसर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि ये सारे के सारे किस में हैं, श्रेणी में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, ये 5 और 10 15 हो जाएगा, और 15 और 15 30 हो जाएगा। बच्चों इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 15 होगा, 30 होगा, सॉरी। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सेकंड में बोला गया है परिपथ की धारा। अब परिपथ की धारा क्या होगी बच्चों, ओम्स लॉ अप्लाई कर दोगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, B बराबर IR। तो अगर हम IR जानते हैं बच्चों, वोल्टेज हमको दे रखा है, R आप निकाल चुके, I की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो थर्ड में क्या है आप देख सकते हैं। थर्ड में बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध की धारा। बच्चों यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से ऐड किया है। थर्ड वाले को, थर्ड वाले में इसलिए मैंने अलग से ऐड किया क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध की धारा क्या होगी। तो वो क्या करेंगे, जो वोल्टेज है उस जो करंट है उसकी वैल्यू अलग अलग मान लेंगे, लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग नहीं मानना है। आपको क्या करना है, पहले आपको टोटल करंट निकाल लेना है बच्चों। टोटल करंट क्या आएगा, B अपॉन R करके सेकंड वाले का। आप यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हो। फिर आप क्या करोगे बच्चों, पहले वाले प्रतिरोध और दूसरे और तीसरे तीनों के बीच की आपको प्रतिरोध की धारा निकालना। तो धारा निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ जो धारा का मान है ना वो अलग अलग नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो वैल्यू है करंट की वो इक्वल हो जाएगी। अगर यहाँ 5 एम्पेयर जाने वाली है बच्चों, तो यहाँ भी 5 एम्पेयर ही फ्लो करके यहाँ तक अपने पाथ तक ट्रैवल करेगी। तो बच्चों याद रखना कि इसमें जो धारा का मान है वो सेम होगा। सेकंड वाला और थर्ड वाला आंसर करेक्ट है, मतलब सेम है, एक जैसा ही है, बस कन्फ्यूज करने के लिए इसको दिया गया है। अगर बच्चों आपके समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लासेस चल रही हैं, अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड किसी दूसरी ब्रांच में है या फिर दूसरे कॉलेजेस में है तो आप उसको रिकमेंडेड कर दीजिएगा, आप उसके थ्रू आप अपने थ्रू इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और बच्चों जो जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, IT, इन सारी ब्रांचों का जो भी सिलेबस चल रहा है यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ के साथ इससे पहले जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसकी भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला गया दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों बात करें कि जो हमारा परिपथ दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, उसमें तुल्य प्रतिरोध बोला गया है और धारा का मान, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है बच्चों। इससे पहला जो हमारा जो फॉर्मूला था या फिर जो हम इससे पहले ड्राइव कर चुके हैं, थर्ड वाला हमारा रिलेशनशिप लीजिएगा। जो ये वाली ब्रांच है ये हमारी पैरेलल में है, ये वाली भी हमारी पैरेलल में हो गई, और फिर उसके बाद ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच बच्चों, ये तीनों की तीनों हमारी किस में कनेक्टेड हो जाएंगी, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगी। पहले आपको क्या था, क्या बताया था, रूल था कि बच्चों पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पैरेलल कनेक्टेड होगा सर्किट उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सीरीज वाले पर आएंगे। तो बच्चों पहले आप क्या करोगे, पहले इस वाले नेटवर्क को सॉल्व कर लीजिएगा। ये तीनों किस में हैं आपके, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। आप जब समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगाओगे बच्चों, और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड वाला हमारा जो नेटवर्क है, सेकंड नेटवर्क ये बन रहा है और ये भी हमारा पैरेलल नेटवर्क बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कनेक्टेड करके इस पर भी अप्लाई करेंगे और
यूज़ कर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका भी फाइंड करेंगे। इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। फिर क्या करेंगे, ये वाला हमारा नेटवर्क, ये वाला और ये वाला हमारा सीरीज बन जाएगा। किसके सीरीज, किसका सीरीज, A5 रेजिस्टेंस के सीरीज में। तो इस वाले का प्रतिरोध इक्विवेलेंट और इसका प्रतिरोध और इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध दोनों का ऐड कर दोगे और आपको टोटल जो प्रतिरोध है वो प्राप्त हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। और धारा भी निकालना है बच्चों, तो धारा का मान आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, वी नो दैट करके, तो लगाओगे V बराबर IR, वहाँ से आप I की वैल्यू फाइंड कर लोगे। I बराबर हो जाएगा V/R, सारी वैल्यू पुट करोगे और आ जाएगा आपका आंसर। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किरचॉफ के नियम, तो ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने, अगर हम बात करें बच्चों की, जो हमारे प्रतिरोध है, जो हमारी परिपथ हैं, विद्युत परिपथ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल थे, या 3 मेथड अवेलेबल हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और ओम्स का नियम। बच्चों अगर बात करें कि हमारे जो इजी वाले नेटवर्क हैं या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन अप्लाई कर लेंगे, समांतर क्रम संयोजन अप्लाई कर लेंगे, या फिर हम ओम्स के नियम के अनुसार उसके प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, या करंट की या वोल्टेज जो भी हमको ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। पर अगर बात करें बच्चों कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की, या फिर बहुत जटिल नेटवर्क हैं जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांचेज आ रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही हैं, बहुत सारे पाथ बन रहे हैं, तो वहाँ पर हम उन नियम को नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए हमको किरचॉफ के नियम पढ़ना होगा, या फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको किरचॉफ के नियम की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अगर बात करें कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं, जो हमारे जटिल परिपथ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो महान वैज्ञानिक थे, जो हमारे बहुत प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे हमारे, रॉबर्ट किरचॉफ, उन्होंने क्या किया, 2 नियम प्रतिपादित किए 1882 में। उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए जिसको किरचॉफ के नियम कहा गया। उन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम उन्होंने बताया बच्चों KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक, प्रथम नियम है ये, प्रथम नियम से भी बोला जाता है, और इसको करंट का नियम और संधि का भी नियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, करंट का नियम, संधि का नियम भी इसको कहते हैं, और KCL भी कहा जाता है, या प्रथम नियम भी बोला जाता है। तो इतने नाम से इसको जाना जाता है बच्चों, प्रथम नियम, KCL, संधि का नियम, करंट का नियम, ठीक, इतने नियम से पहले वाले को हम जानते हैं। तो बच्चों अगर बात करें हम किरचॉफ के प्रथम नियम की या फिर KCL की बात करें, तो जो किरचॉफ थे उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम दिया उन्होंने KCL को आपने बोल दिया किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड उन्होंने दिया KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम बात करें बच्चों की ये हैं क्या, तो आइए इनको देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें कि बच्चों जो किरचॉफ थे, जो साइंटिस्ट हमारे किरचॉफ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम उन्होंने दिया फर्स्ट लॉ, और सेकंड नियम दिया सेकंड लॉ। मतलब पहले नियम को हमने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया KCL, और सेकंड को बोला KVL। बच्चों अगर पहले नियम की बात करें तो पहले नियम में क्या होगा कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। और दूसरे में क्या कहा बच्चों, दूसरे में उन्होंने कहा, पाथ की बात करें, क्लोज पाथ की बात करें, तो किसी भी क्लोज पाथ में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका अप्लाइड वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा। या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रत्येक ब्रांच के प्रत्येक पास का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारी अप्लाइड EMF, जो हमने उसको EMF दिया है, उसके अलजेब्रिक योग के बराबर होगा। इसको हमने सेकंड लॉ बोल दिया। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकंड नियम की बात कही गई है, तो ये क्या है आपका EMF है जो अप्लाई किया गया, और ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप है प्रत्येक ब्रांच का, ठीक। तो अगर हम पहले नियम की बात करें बच्चों, तो पहला नियम देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। तो हमारा पहला नियम है KCL, या हम इसको करंट नियम, या हम इसको संधि का नियम भी कहते हैं बच्चों। तो अगर बात करें KCL की, तो KCL में क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का मान इक्वल होता है। या फिर ये होगा बच्चों, 2 तरह से आप इसको बोल सकते हो। पहले तो आप ये बोल सकते हो कि KCL के अनुसार या किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का जो मान हो, अलजेब्रिक सम होगा, वो इक्वल होगा, या ऐसे बोल सकते हो। या आप ऐसे बता सकते हो बच्चों कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, ये बात अगर आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये संधि है, ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर बहुत सारे वायर कनेक्टेड हैं। तो मान लीजिए ये दोनों वायर हैं, इनसे करंट इनकमिंग है, ये इनकमिंग करंट है, और ये वाली क्या है, ये आउटगोइंग करंट हो गई बच्चों, मान लीजिए।
तो अगर हम इनकमिंग करंट की बात करें तो इनकमिंग करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, कहने का मतलब बच्चों ये जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो अब जब जब दोनों मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, और बच्चों जो इनकमिंग करंट है उसकी पोलैरिटी आपने मान ली प्लस, और जो आउटगोइंग वाली है उसकी मान ली पोलैरिटी माइनस। तो अगर प्लस माइनस को ऐड करोगे बच्चों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू है वो आपको शून्य मिल जाएगी। तो पहले वाले पॉइंट में यही कहा गया, देख लीजिए एक बार फिर से, कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए इनकमिंग करंट को आपने आई से डिनोट कर दिया, I1 से, और आउटगोइंग करंट को I2 से डिनोट कर दिया। आपने क्या कहा, इनकमिंग करंट को प्लस बोला, आउटगोइंग को माइनस बोला। तो अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे और दोनों का मान बराबर है तो क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा बच्चों, मान बराबर हो जाएगा, I बराबर I रख दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको शून्य मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट की बच्चों बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, देख लीजिए, किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का मान बराबर होता है या बराबर या विपरीत होता है। बिल्कुल सही बात है, बराबर विपरीत का मतलब क्या, इक्वल होगा। अगर 5 एम्पियर की करंट आ रही है प्लस 5 एम्पियर की करंट आ रही है तो वही बाहर निकलेगी तो उसको बोला जाएगा -5 एम्पियर की करंट। तो जब प्लस माइनस को आप ऐड करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आपको मिल जाएगा। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो बच्चों यहाँ पर नेटवर्क देख लीजिए, ये हमारी संधि है। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, ये हमारी संधि हो गई और ये हमारी इनकमिंग करंट है, ये हमारी इनकमिंग करंट हो गई, और ये क्या है, आउटगोइंग करंट है, ये है ये और ये। तो अगर हम बात करें I4 और I5 की, तो ये वाली करंट का एल्जेब्रिक सम इन वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इन तीनों की, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो इन तीनों की एल्जेब्रिक सम के योग के बराबर होगा, जिस कारण क्या होगा, ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा और हमको जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये संधि है, इस पर वैल्यू अगर हम करंट की वैल्यू की बात करेंगे या करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपको शून्य प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, अगर आगे बात करें कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ का नियम अभी जैसे मैंने बताया कि आपको क्या था, इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट इक्वल टू शून्य, जीरो। तो देख लीजिए यहाँ पर जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, अगर दोनों, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये कट जाएगी बच्चों, और जब ये कट जाएगी तो यहाँ पर आपको जीरो मिल जाएगा। या फिर जैसा अभी आपने नेटवर्क में देखा, नेटवर्क में क्या देखा बच्चों, I1 I2 I3 जो आउटगोइंग करंट थी, तो आउटगोइंग करंट को यहाँ पर आपने पॉजिटिव मान लिया और जो इनकमिंग करंट है उसको माइनस मान लिया। अब जब आउटगोइंग को प्लस मान लिया, इनकमिंग को माइनस मान लिया, ये वाले की वैल्यू एल्जेब्रिक सम और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने बोल दिया कि जो एल्जेब्रिक सम है करंट का वो जीरो हो जाएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार। बच्चों, अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे, यहाँ पर है द सम ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट इंटायरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो करंट की वैल्यू आ रही है जंक्शन पर, जो करंट जंक्शन के तरफ आ रही है और जो जंक्शन से जा रही है, तो उन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिस कारण वो कट जाएगा और वहाँ पर आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, नोट्स की बात करें, तो यहाँ पर नोट्स है बच्चों। अगर हम नोट्स की बात करें तो यहाँ पर नोट्स क्या है कि ये वाला नियम क्या करता है बच्चों, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है तो वो क्या करता है, आवेश को संरक्षित करता है। आवेश का संरक्षण हम पहले नियम को बोलेंगे, आवेश का संरक्षण। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम या KVL बोलेंगे। तो KVL की अगर बात करें बच्चों, तो जैसे आपने बताया कि अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात करें तो जो नेटवर्क है हमारा, उस नेटवर्क में जितने भी हमारे जो ब्रांचेस हैं या फिर जितने भी क्लोज पाथ बन रहे हैं, मान लीजिए एक क्लोज पाथ बन रहा है, इस टाइप का कुछ क्लोज पाथ बन रहा है बच्चों, और उस क्लोज पाथ में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये EMF लगा दिया, ये हमारा वोल्टेज सोर्स लग गया है यहाँ पर, और मान लीजिए दो ही कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए सपोज दो हैं, अगर ये हो गया R1 बच्चों, ये हो गया R2, तो अगर हम बात करें EMF की इस वाले की, तो यहाँ पर कहा गया है जो वोल्टेज लॉ है, जो सेकंड नियम है KVL के अनुसार है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ जो हमने अप्लाई वोल्टेज किया है, वोल्टेज अप्लाइड जितना भी है, अगर एक है तो एक, अगर दो होगा तो दो। मान लीजिए ये दो है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो अगर दो है तो दोनों का एल्जेब्रिक सम बराबर किसके हो जाएगा, अप्लाइड जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो ये है हमारा सेकेंड नियम। अगर सेकंड नियम की बात करें तो बच्चों एक बार देख लीजिए, थ्योरी में क्या बोला गया है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के सभी प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग उस बंद पास में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल या EMF के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यही क्या है, KVL
या फिर किरचॉफ का सेकंड नियम है। इसको वोल्टेज का नियम भी कहा जाता है, इसको किरचॉफ का सेकंड नियम भी कहा जाता है, इसको केबीएल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर हम इसके जो परिपथ है बच्चों, परिपथ की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि R1 R2 और ये यहाँ पर है हमारा I1 I2। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये है हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हमारा क्या है E1, ये हो गया E2। अगर हम यहाँ पर नियम है किरचॉफ का सेकंड नियम अप्लाई करें, केबीएल अप्लाई करें, तो केबीएल जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारा वोल्टेज है E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। बच्चों ये क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक सम हो गया किसका, ईएमएफ का, और ये अलजेब्रिक सम हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप का, जो दोनों यहाँ पर ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक, तो अगर हम फाइनली इसका देखेंगे तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा इसका, अलजेब्रिक सम होगा इसका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा IR। तो ये है आपका फाइनली आंसर। बच्चों अगर हम बात करें कि जो हमारा नियम है ऊर्जा संरक्षण का, जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का, जो नियम है ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर हम बात करें सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ क्या करता है, सेकंड नियम क्या करता है कि जो ऊर्जा है उसको संरक्षित करता है। ठीक, तो सेकंड नियम क्या करता है, सेकंड नियम जो है वो ऊर्जा का संरक्षण करता है। प्रथम नियम क्या करता है, प्रथम नियम आवेश को संरक्षित करता है और दूसरा नियम ऊर्जा को संरक्षित करता है। बच्चों अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा। बच्चों एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपको कोई भी लेक्चर इसके नहीं मिले हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसको जाकर वहाँ वॉच कर लीजिएगा। और बच्चों आपका कोई भी मित्र किसी दूसरी ब्रांच का है तो आप उसको भी रिकमेंडेड कर दीजिएगा, हम यहाँ पर उसके सारे लेक्चर को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।